नया टॉपिक है, नया लेसन जो है उसे स्टार्ट कर रहे हैं और उसका नाम है जीवन की आधारभूत इकाई। अध्याय 5 ठीक है। तो इसमें सबसे पहले देखिए कोशिका, एक वर्ड आता है कोशिका। तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने, रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने कॉर्क के अंदर की थी। किसमें की थी? कॉर्क, जिसको हम छाल कहते हैं। क्या कहते हैं? छाल। पादपों की जो छाल होती है उसके अंदर सबसे पहले की थी, और ये मृत कोशिका थी। कैसी थी? मृत कोशिका। उसके बाद एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की। जीवित कोशिका की संरचना बताई। ठीक है, जीवित कोशिका की संरचना बताई। तो ये थी बेटा कोशिका की खोज। सेकेंड में आता है इसकी परिभाषा, डेफिनेशन, परिभाषा। तो डेफिनेशन क्या होगी? शरीर की संरचनात्मक, शरीर की संरचनात्मक, क्रियात्मक एवं संरचनात्मक, क्रियात्मक एवं आकारिक संरचना को, संरचनात्मक एवं शरीर की संरचनात्मक, क्रियात्मक, शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक सूक्ष्म इकाई को कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका। शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक सूक्ष्म इकाई को कोशिका कहते हैं। ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं कोशिका होगी तो कोशिका शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ठीक है। और कोशिका से ही पूरे शरीर का निर्माण होता है। जैसे कि देखो यहाँ पे मैं आपके सामने बना रहा हूं इसको। सबसे पहले होती है कोशिका। कोशिकाओं के समूह से उत्तक बनता है। उत्तक जब समूह में हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो उत्तक तंत्र बनता है। उत्तक तंत्र से अंग बनता है। अंग से समूह में होगा समूह, फिर अंगों के समूह से अंग तंत्र, और अंग तंत्र के समूह से शरीर का निर्माण होता है। तो कोशिका के समूह से उत्तक, उत्तक के समूह से उत्तक तंत्र, उत्तक से अंग, अंग से अंग तंत्र और अंग तंत्र से शरीर बनता है। हमने ये बात कर ली। तो ये होता है मेरा जीवन की आधारभूत इकाई जो है वो आपकी क्या हो जाएगी? आधारभूत इकाई। कोशिका आपकी आधारभूत इकाई होगी। तो हमने ये बात कर ली कि कोशिका क्या है, कोशिका की संरचना क्या है। तो सेकंड पॉइंट आ गया कि सजीव किससे मिलकर बने होते हैं। तो सजीव आपकी कोशिकाओं
समूह से मिलकर बना होता है। तो यहां तक हमने बात करी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अपना जब भी सामने आता है तो कोशिका के प्रकार, कोशिकाओं के आधार पर जीव, ठीक है, तो इसके आधार पर तो जीव जो होते हैं कोशिका के प्रकार से, पहले देखो बेटा यहां पे लिख लेते हैं, कोशिका के आधार पर जीव, ठीक है। तो आपका जो जीव होता है वो एक कोशिकीय हो सकता है, कोशिकीय, जिनका पूरा शरीर एक कोशिका से मिलकर बना होता है। मतलब सारा कार्य, चाहे पाचन हो, श्वसन हो, उत्सर्जन हो, जो भी काम करना है वो एक कोशिका के द्वारा होता है, चाहे वो गमन हो चाहे कुछ भी हो, उनको एक कोशिकीय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक कोशिकीय, यूनिसेल्युलर। और इनको प्रोटोजोआ के अंदर रखा गया और इसका उदाहरण है प्रोटोजोआ वर्ग के अंदर है, ये प्रोटोजोआ वर्ग है, ये एक वर्ग है, ठीक है, प्रोटोजोआ एक वर्ग है, ठीक है, और ये प्रोकैरियोटिक का एक समूह है। और इसके अंदर अमीबा इसका एग्जांपल है। अमीबा आपने नाम सुना होगा, एक कोशिका होती है सिंगल और सारा काम उसके अंदर ही होता है। तो अमीबा है, प्लाज्मोडियम है, पैरामेशियम है, अमीबा, पैरामेशियम, प्लाज्मोडियम आदि, ये बेटा सारे आपके एक कोशिकीय है, यूनिसेल्युलर है। पूरा काम, जितना भी काम होता है वो एक कोशिका के अंदर होता है। फिर कहते हैं बहुकोशिकीय, क्या जिनका शरीर कोशिकाओं के समूह से मिलकर बना होता है। तो जब अपन सरल जीवों की बात करते हैं तो वो उत्तक के बने होते हैं, जैसे कि सिलेंडेटा भी अपन पढ़ेंगे उसके बाद। फिर उससे ऊपर के जो होंगे वो उत्तक तंत्र के, उसके ऊपर के होंगे वो अंग के, उसके ऊपर के होंगे वो अंग तंत्र का, लास्ट के अंदर पूरा शरीर विकसित होगा, ठीक। तो ये बड़ा बहुकोशिकीय होता है, मतलब जिनके अंदर एक से अधिक कोशिकाएं पाई जाती है और हर अलग अलग कोशिका जो होती है या कोशिकाओं का समूह जो होता है उनका कार्य अलग अलग होता है। तो यहाँ बहुकोशिकीय हो जाता है कि बहुकोशिकीय, एक से अधिक कोशिकाएं। तो एक से अधिक कोशिकाओं के अंदर सभी जीव जंतु, पादप वगैरह इसके अंदर सम्मिलित होते हैं। तो इसके अंदर कवक, जिसको हम फंजाई कहते हैं इंग्लिश में, और अपनी मारवाड़ी के अंदर फूलन कहते हैं। उसके बाद कवक के बाद पादप, वह जंतु, ठीक है। ये सारे बेटा बहुकोशिकीय होते हैं। एनिमल्स जितने भी हैं वो क्या होते हैं? बहुकोशिकीय होते हैं, जितने भी आप आस पड़ोस में अपना देखते हैं। उसके बाद हमने बात की, यहां तक तो हमने बात कर ली है कोशिकाओं के समूह से मिलकर होता है कोशिका। तो देखो बेटा ये एक कोशिका से दो कोशिका, दो से तीन, तीन से चार कैसे बनती है? तो कोशिका विभाजन के द्वारा नई कोशिकाओं का निर्माण करती है, कोशिकाओं का निर्माण करती है। नई कोशिकाओं का निर्माण किससे होता है? पुरानी कोशिकाओं से। पुरानी कोशिकाओं में, यहां भी लिख सकते हो, पुरानी कोशिकाओं में विभाजन के द्वारा नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। नई कोशिकाओं का निर्माण किसके द्वारा होता है? विभाजन के द्वारा। उसके बाद हमने बात की नेक्स्ट वन, तो विभाजन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है समसूत्री और एक होता है अर्धसूत्री। वो अपन बाद में पढ़ेंगे, पीछे आपके लास्ट टॉपिक यही है, इसके अंदर बाद में अपन इसको पढ़ेंगे। तो हमने ये बात की कि ये संरचनाएं क्या होती है, तो उसके अंदर हमने पढ़ा एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय वगैरह सब कुछ। तो कोशिका के आधार पर एक कोशिका है तो एक कोशिकीय, अधिक है तो बहुकोशिकीय। अब हमने बात की कि कोशिका की आकृति, कोशिका की संरचना, मतलब आकार, आकृति और आकार। तो देखिए बेटा
कोशिका की जो संरचना होती है, उसकी जो आकार आकृति जो होती है, वो उसके कार्य के आधार पर है कि वो कौन सा कार्य कर रही है, उसके हिसाब से उसकी संरचना होती है, उसके आधार पर उसकी संरचना होती है। तो तंत्रिका जो होती है वो बिल्कुल तंतुनुमा होती है। तंत्रिका अपना शरीर का जो तंत्रिका ऊतक है, तंत्रिका तंत्र जो है, उसकी कोशिकाएं तंतु के समान होती है, मतलब लंबी फैली हुई होती है। अपने ब्लड के अंदर जो कण पाए जाते हैं वो गोलाकार होते हैं, या प्लेटलेट्स वगैरह जो पाई जाती है वो गोलाकार होते हैं, और जैसे अपन एप्पल में चॉकलेट खाते हैं उस प्रकार का आपका हीमोग्लोबिन होता है। तो ये जो संरचनाएं हैं वो उसके कार्य के आधार पर होती है। जैसे कि आपने बुक में एग्जाम्पल दे रखे हैं, चिकनी पेशी, उसके बाद रुधिर कोशिका देखो गोलाकार है, उसके बाद तंत्रिका देखो बिल्कुल तंतु के समान है, अंडाणु है वो गोलाकार है। तो जैसा कार्य उस हिसाब से उसकी आकृति होती है। तो देखो इनकी आकार आकृति उनके कार्य के आधार पर होती है, कार्य के आधार पर होती है। इनके आकार आकृति कैसी होगी, जैसा उनका कार्य है। अगर पाचन का कार्य है तो पाचन से संबंधित होंगे, उसमें से एंजाइम स्रावित होंगे जो भोजन को पचाने में सहायता करेंगे, ठीक है। श्वसन से संबंधित होंगे तो गैसों को आदान प्रदान करने के लिए उनके अंदर विशेष प्रकार की संरचनाएं होगी। अवशोषण से संबंधित होगा तो उसके अंदर कोशिकाएं बिल्कुल लंबी तंतु के समान होगी और आने वाले कण ऊर्जा वगैरह जो है उनका अवशोषण करेगी। तो जैसा कार्य वैसी कोशिकाएं होती है, उनकी संरचना आकार आकृति होती है। अब कोशिका किससे बनी होती है, ठीक है। तो कोशिका के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो कोशिका एक अकेली ऐसी कोई संरचना नहीं है कि केवल कोशिका नाम ले लिया और सब कुछ हो गया। तो कोशिका जो है वो विभिन्न पदार्थों से मिलकर बनी हुई। तो कोशिका की विभिन्न अंगक, जिसको हम घटक भी कह सकते हैं, ठीक। तो कोशिका के विभिन्न घटक होते हैं। तो मैं यहाँ एक छोटी सी टेबल के द्वारा आपको बताऊंगा कि कौन कौन से उसके घटक होते हैं, ठीक। तो इसको मैं मिटा रहा हूं यहां से, टेबल यही बना देंगे अपन के, उसके अंदर कौन कौन से भाग होते हैं, ठीक। तो देखो बेटा, कोशिका, एक कोशिका नाम लिखते हैं तो कोशिका के विभिन्न घटक होते हैं, उसको विभिन्न भागों में उसके घटकों को विभाजित करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले जब कोशिका की बात करेंगे तो कोशिका के अपन कहां से चलेंगे, तो सबसे पहले होती है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति, और ये केवल पादपों में पाई जाती है, पादपों में, केवल पादपों में उपस्थित। बेटा मैं यहाँ लाइन कर देता हूँ, आपको पता रहेगा कि कौन सा कहां पर है। तो केवल पादपों में उपस्थित होती है, ठीक। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे जो होती है वो कोशिका झिल्ली होती है। क्या होती है, कोशिका झिल्ली। लेकिन आपकी बुक में पहले कोशिका झिल्ली दी है, क्यों, क्योंकि कोशिका झिल्ली सभी कोशिकाओं में पाई जाती है और कोशिका भित्ति केवल पादपों में पाई जाती है, इसलिए आपकी बुक में पहले इसको कोशिका झिल्ली नाम दिया गया है, ठीक। तो उसके बाद देखो सेकंड वन, इसके बाद जो हम बात करते हैं दूसरी जो होती है, सेकंड वन जो होती है वो आपकी होती है कोशिका झिल्ली, और सभी कोशिकाओं में पाई जाती है, सभी कोशिकाओं में उपस्थित, सभी कोशिकाओं में उपस्थित, सभी कोशिकाओं में उपस्थित। तो यहां तक हमने बात कर ली। अब तीसरे नंबर पे जो आती है आपकी इंपॉर्टेंट है, तीसरे नंबर पर जो होते हैं वो आपके होते हैं, क्या होते हैं, कोशिका भित्ति हो गई, कोशिका झिल्ली हो गई। तीसरे नंबर पर आते हैं आपके कोशिकांग। क्या आते हैं, कोशिकांग। तीसरे नंबर पर आते हैं कोशिकांग। तो बेटा ये कोशिकांग क्या होते हैं, तो कोशिका जो होती है उसके विभिन्न, जिस प्रकार से अपने शरीर के विभिन्न भाग होते हैं, विभिन्न अंग होते हैं, ठीक उसी प्रकार से कोशिका के भी
अंग होते हैं, इसको डिवाइड करोगे एक शब्द आएगा कोशिका, कोशिकांग, कोशिका धन अंग, इसको डिवाइड करोगे तो क्या नाम आएगा आपके पास, कोशिका धन अंग, तो कोशिकांग। ठीक है, तो ये बेटा एक वर्ड आता है आपके पास। तो ये जो वर्ड आया है कोशिका, मतलब कोशिका अकेली नहीं होती, कोशिका के अंदर और भी कई घटक होते हैं, और भी कई घटक होते हैं जो किसके अंदर उपस्थित होते हैं, कोशिका द्रव्य किसके अंदर उपस्थित होते हैं, कोशिका द्रव्य के अंदर उपस्थित होते हैं, कोशिका द्रव्य के अंदर उपस्थित होते हैं, प्रोटोप्लाज्म के अंदर उपस्थित होते हैं, सॉरी साइटोप्लाज्म के अंदर, किसके अंदर, साइटोप्लाज्म। तो ये मैं यहाँ लेके आ गया और यहाँ से मैंने यहाँ कर दिया। तो पहला जो होता है वो आपका होता है कोशिका भित्ति, दूसरा होता है कोशिका झिल्ली, तीसरा होता है कोशिकांग, और ये इनके नाम मैं भी आपको बताऊंगा, बहुत सारे होते हैं, नीचे लिख दूंगा एक एक आपके, लेकिन यहाँ तक। और फिर चौथा जो होता है, फोर्थ वन, वो होता है आपका कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य। तो कोशिका झिल्ली और न्यूक्लियस के बीच में, केंद्रक के बीच में जितना भी मटेरियल पाया जाता है वो आपका क्या कहलाता है, कोशिका द्रव्य। क्या कहलाता है, कोशिका द्रव्य। किसी किसी बुक के अंदर केंद्रक को कोशिकाओं के साथ सम्मिलित किया जाता है, किसी किसी के अंदर उसको सेपरेट अलग रूप में, अलग भाग में रख दिया जाता है। तो आपकी बुक में उसको अलग लिखा हुआ है, लेकिन मैं उसको कोशिकाओं के अंदर ही शामिल करूंगा। ठीक, तो आपको पता होना चाहिए। तो अब देखो बेटा, मैं स्टार्ट कर रहा हूं यहां से। अब मैं कहता हूं कोशिकांग, कोशिकांग, कोशिका के अंग। तो पहला मैं लिखूंगा, स्टार्टिंग करूंगा केंद्रक से। तो सबसे पहला आता है केंद्रक, सबसे पहला होता है वो केंद्रक होता है। क्या होता है, केंद्रक, सबसे पहला है वो केंद्रक। दूसरे नंबर पर आता है आपका, सेकंड नंबर पे जो केंद्रक से जुड़ा हुआ होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको अंत प्रद्रव्य जालिका, अंत प्रद्रव्य जालिका। फिर तीसरा जो होता है आपका, थर्ड वन जो होता है वो होता है गोल्जी बॉडी, गोल्जी। देखो बेटा, इसकी खोज करने वाले जो थे उन्हीं के नाम पर इसका नामकरण किया गया। गोल्जी खोज की थी कैमिलो गोल्जी ने, और उन्हीं के नाम पर इसका नाम कर दिया गोल्जी बॉडी। इसको कहीं कहीं पर एपरेटस भी लिखा हुआ होता है, उपकरण भी आता है, गोल्जी उपकरण भी आता है, कहीं कहीं पर गोल्जी उपकरण लिखा हुआ होता है। ठीक, उसके बाद गोल्जी उपकरण के बाद, गोल्जी बॉडी के बाद लाइसोसोम, लाइसोसोम, इसको आत्मघाती थैली भी कहते हैं। ठीक, तो केंद्रक हो गया, अंतप्रद्रव्य जालिका हो गई, गोल्जी बॉडी हो गई, लाइसोसोम हो गया। उसके बाद कौन होगा, लवक, प्लास्टिड, लवक। ठीक, और उसके बाद लवक के बाद मेन मुख्य जो आपके शरीर के अंदर बनने वाली जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा जो बनाता है, जहां पर ऊर्जा बनती है, एटीपी जो बनती है, एनर्जी जो बनती है, वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। तो उसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे उसे, तो माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी, लाइसोसोम, लवक और रसदानियां। लास्ट में जो होता है वो बेटा होता है आपका, यहां नहीं लिखेगा, चलो यही दिख देगा, चलो यहां नहीं आएगा, चलो यहां नहीं देता हूं, ठीक है, रसदानियां। आपके शरीर के अंदर जितना भी अवशिष्ट पदार्थ बनता है, अपने शरीर के अंदर तो चलिए कि सारी व्यवस्था होती है, फिर भी अपने शरीर में भी ये काम होता है कि कहीं कहीं पर जो अवशिष्ट पदार्थ बनता है वो उसके अंदर स्टोर रहता है, और फिर वो वहां से उत्सर्जन की और उसको भेज दिया जाता है। लेकिन जो छोटे जीव होते हैं उनके अंदर ये रसदानियां बहुत हेल्प करती है, जितना भी अवशिष्ट पदार्थ होता है वो इसके अंदर आ जाता है और ये एक साथ प्रेशर के साथ उसको शरीर से बाहर निकाल देती है। तो हमने यहाँ तक बात की। अब देखो कोशिका के मैंने विभिन्न घटक आपके सामने यहाँ लेके आ गया, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कोशिका के घटक, कोशिका के घटक। ये सारे कोशिका के घटक होते हैं। तो कोशिका भित्ति केवल पादपों में पाई जाती है, सेकंड नंबर पर होती है कोशिका झिल्ली, थर्ड नंबर पर होता है कोशिका, और फोर्थ नंबर पर होती है आपका कोशिका द्रव्य। क्या होता है, कोशिका द्रव्य। फिर मैंने कोशिका कौन कौन से होते हैं उनके नाम भी आपको बता दिए।
कि आपके शरीर में कौन कौन से कोशिकांग होते हैं। तो कोशिका में केंद्रक है, अंतर्द्रव्य जालिका है, गोल्गी बॉडी है, लाइसोसोम्स है, लवक है, माइटोकॉन्ड्रिया है और रसदानी है। इन सभी का अपना कुछ विशेष कार्य होता है, ठीक है, इसीलिए ये शरीर में पाए जाते हैं, इसीलिए ये कोशिकाओं में पाए जाते हैं। तो यहां तक हमने बात कर ली। तो सबसे पहले मैं आपके सामने प्लाज्मा झिल्ली के बारे में बताऊंगा आपको। प्लाज्मा झिल्ली, जिसको कोशिका झिल्ली भी कहते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। कोशिका झिल्ली आपके शरीर की जो होती है, जो जंतुओं के अंदर पाई जाती है, और सबसे बाहरी होती है। इसका कार्य क्या होता है कि शरीर से अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना और बाहर से अपने शरीर के अंदर लेना। तो ये जो काम होता है बेटा, वो विसरण कहलाता है। क्या कहलाता है? विसरण। तो कोशिका जो होती है, झिल्ली जो होती है, कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली, वो क्या करती है? विसरण की प्रक्रिया के द्वारा शरीर से गैसों और जलों का आदान प्रदान करती है। ठीक है, गैसों और जलों का आदान प्रदान करती है। ये इसका कार्य होता है। ठीक, तो ये होता है प्लाज्मा झिल्ली। और इसका कार्य क्या होता है? कोशिका को आकृति प्रदान करना और दूसरा काम होता है जल व गैसों का विसरण के द्वारा जल व गैसों का विसरण होना चाहिए और होता है। ठीक है, होना चाहिए और होता है। होना चाहिए और होता है। तो ये काम इसके अंदर होता है। तो प्लाज्मा झिल्ली क्या करती है? एक तो वो कोशिका को आकृति प्रदान करती है, और दूसरा काम क्या होता है इसका? ये क्या करती है? जल और गैसों को अंदर और बाहर आदान प्रदान में सहायता प्रदान करती है। तो दूसरा काम ये हो गया इसका। और ये जो होती है वो किसकी बनी होती है? किससे मिलकर बनी होती है? किस पदार्थ से मिलकर बनी होती है? तो प्रोटीन और किससे मिलकर बनी होती है? प्रोटीन और वसा से मिलकर बनी होती है। किससे मिलकर बनी होती है? वसा, फैट से मिलकर बनी होती है। यह प्रोटीन और वसा से मिलकर बनी होती है। अब देखो बेटा, आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि विसरण होता क्या है, विसरण है क्या? तो देखो बेटा, आप सामान्य अपने घर के अंदर देखना कि जो परफ्यूम की जो छोटी शीशियां आती है, सेंट की जो छोटी छोटी शीशियां आती है, उसको अपने बंद घर के अंदर, कोई कमरा है उसके अंदर खुला छोड़ देना, तो थोड़ी देर में आप देखोगे कि शीशी खाली हो जाएगी और पूरा कमरा जो है वो सुगंधित हो जाएगा। ये बेटा विसरण के कारण ही होता है। विसरण की परिभाषा क्या होती है? विलायक का अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन। क्या डेफिनेशन हो जाएगी? पदार्थ का, विलायक का अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन विसरण कहलाता है। तो अपने शरीर में जब जल की मात्रा बढ़ जाती है तो वो क्या हो जाती है? उच्च से कम की ओर गति करने लगती है और उसको कहां ट्रांसफर कर दिया जाता है? वक्रक में ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसी प्रकार से जब CO2 की मात्रा बढ़ जाती है तो वो श्वसन तंत्र के द्वारा वापस उसको बाहर भेज दिया जाता होता है। अपने शरीर में ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और CO2 बाहर निकालते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन बाह्य वातावरण के अंदर जब वायु ज्यादा होगी और अंदर कम होगी तो वो अंदर प्रवेश करेगी, और जब अंदर ज्यादा हो जाएगी तो वो अंदर से वापस बाहर जाएगी। इसी आधार पर अपनी श्वसन की प्रक्रिया होती है। तो हमने यहां तक किया इसको। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट वन। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट वन। तो ये होती है बेटा कोशिका। और जब विसरण का ही एक रूप होता है परासरण। क्या होता है? परासरण। विसरण का ही एक रूप है आपके परासरण, जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये सारी पूरा जो है वो आपको बाद
प्रासरण होता क्या है, मैं उसको पूरा डिटेल से आपको अच्छे से समझाऊंगा। पर एक बार मैं यहाँ केवल आपको कोशिका क्या है, कोशिका की खोज, कोशिका के आधार पर जीव, फिर पुरानी कोशिका, कोशिका विभाजन के बारे में भी पीछे है वो करूंगा। और यहाँ पर कोशिका के विभिन्न अंग जिसमें प्लाज्मा झिल्ली, उसके कार्य क्या है उसके वगैरह हमने बात कर ली। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर आता है अपनी कोशिका भित्ति। और ये क्या करती है, पूरी कोशिका को लचीली बना के रखती है। ये क्या करती है, लचीला बनाकर रखती है। तो यहाँ पे एक पॉइंट और लिख सकता हूं मैं, कोशिका को लचीला बनाकर रखती है। क्या करके रखती है, लचीला बना के रखती है कि वो जहां चाहे ऐसे मुड़ सकती है। तो ये होती है बेटा आपकी प्लाज्मा झिल्ली। ठीक, तो यहां तक हमने बात की। उसके बाद हम बात करते हैं कोशिका भित्ति। किसकी बात कर रहे हैं, कोशिका भित्ति। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये किसमें उपस्थित होती है, केवल पादपों में उपस्थित होती है, जंतुओं में ये अनुपस्थित होती है, क्योंकि जंतुओं में इसका कोई काम नहीं होता, ये केवल पादपों में पाई जाती है। तो कोशिका भित्ति जो होती है यह केवल पादपों में पाई जाती है और इसका विशेष कार्य यह होता है कि सूर्य के प्रकाश से जो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया जो होती है पादपों में, उसको ये कम कर सके, इसका प्रमुख कार्य है। सेकंड वन, कोशिका भित्ति जो होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति जो है वो सेलुलोज की बनी होती है, कोशिका भित्ति। ठीक, केवल पादपों में पाई जाती है। ठीक, तो यहां तक हमने बात की। उसके बाद देखो क्या बात कर रहे हैं हम, नेक्स्ट में हमने बात की कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति जिसको सेल वॉल कहते हैं इंग्लिश के अंदर। और ये केवल पादपों में, ओनली फॉर प्लांट, केवल पादपों में उपस्थित, केवल पादपों में उपस्थित। ठीक है, तो यहां तक हमने बात की, केवल किसमें उपस्थित होती है, पादपों में उपस्थित होती है। तो ये बात करनी। उसके बाद देखो बेटा यहां तक हमने बात की कि केवल पादपों में उपस्थित होती है। सेकंड वन, यह सेल्यूलोज किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। ये किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। देखो भाई उपलिखित है, इसका मतलब होता है उपस्थित। तो कई बार आपको ना मिले तो ध्यान रखना ये उपस्थित है, इसको मैं शॉर्ट में उप लिखता हूं, तो कंफ्यूज मत होना कहीं पे। यह सेल्यूलोज की बनी होती है और इसका कार्य होता है आपके पादपों में वाष्पोत्सर्जन को कम करना। क्या करना, वाष्पोत्सर्जन को कम करना। ठीक, लेकिन जब आप किसी कोशिका को ऐसे वातावरण में रख दो, ठीक है, जहां पर उसके अंदर जो जल उपस्थित है उससे भी कम बार जल उपस्थित है, तो कोशिका से जल बाहर आ जाएगा। मैंने अभी आपको क्या कहा, विसरण की प्रक्रिया होती है और क्या हो जाता है, कोशिका से जल उच्च से निम्न की ओर जाता है। तो अगर कोशिका में जल की मात्रा, कोशिका द्रव्य के अंदर जल की मात्रा अधिक हो गई और बाहर कम हो गई, तो जल कोशिका से बाहर निकल जाएगा और जीव द्रव्य जो हो जाएगा वो कुंचित हो जाएगा, जीव द्रव्य सिकुड़ जाएगा। जो कोशिका द्रव्य है वो क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, तो उसको जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। ये भी मैं आपको भी लास्ट क्लास जो होगी अपनी लास्ट पॉइंट के अंदर मैं आपको ये भी बता दूंगा। तो पहले हमने यही बात की और इसका कार्य क्या होता है, दृढ़ता, क्या करना है, दृढ़ता प्रदान करना। ये क्या करती है, उसको दृढ़ता प्रदान करती है कि कोशिका जो होती है उसको मजबूत बना के रखती है। उसके ऊपर एक बार तो आक्रमण भी हो जाए किसी चीज से, आप बाहर भी कर दो तो उसको कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये कोशिका भित्ति होती है। ठीक है, उसके बाद देखिए केंद्रक, तीसरे नंबर पर आता है आपका केंद्रक। ठीक है, लेकिन मैं केंद्रक को आपको
में ही लेता हूं। तो उसके बाद कोशिकांग की बात कर रहा हूं। चलो उससे पहले मैं और कुछ बात करते हैं। केंद्रक से पहले कोशिका द्रव्य की बात करता हूं। कोशिका द्रव्य किसकी बात कर रहा हूं मैं? कोशिका द्रव्य की बात करता हूं। तो मैंने अभी आपको क्या कहा कि मान लो ये आपकी कोशिका झिल्ली, कोशिका मैंने देखो गोलाकार बनाई है कोशिका, इसका मतलब ये जंतु की है। किसकी है? जंतु की। अगर मैंने ये ट्रायंगल बनाई होती इस प्रकार की, ठीक है, तो ये पादप की होती है और इसके ऊपर कोशिका भित्ति पाई जाती। क्या पाई जाती? कोशिका भित्ति। और दूसरा इसके अंदर होता तो ये तो होती झिल्ली, कोशिका झिल्ली, झिल्ली, और ये बाहर वाली होती कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। अब भित्ति उपस्थित है तो समझ जाओगे ये पादप कोशिका है, पादप कोशिका, ठीक। और ये होती है जंतु कोशिका जो केवल झिल्ली है बीज के अंदर। और यहाँ पर एक इसके हरित लवक पाया जाता है, हरित लवक। इसके द्वारा आप आसानी से पहचान सकते हो कि ये पादप कोशिका है। तो कितने कैरेक्टर से आप इसको पहचान पाओगे? पहला तो ये कैसी होती है? ट्रायंगुलर होती है। दूसरा इसके ऊपर कोशिका भित्ति पाई जाती है। और तीसरा इसके अंदर हरित लवक पाया जाता है। इन तीन लक्षणों के आधार पर आप पादप कोशिका और जंतु कोशिका को सेपरेट कर सकते हो, अलग अलग कर सकते हो। अब बात करते हैं जंतु कोशिका के अंदर, ये इसका केंद्रक होता है। क्या होता है? केंद्रक। ये होती है केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली, ये होती है केंद्रक झिल्ली। चलो मैं थोड़ा इसको व्यवस्थित लिख देता हूं। केंद्रक झिल्ली यहां ले लेते हैं, केंद्रक झिल्ली। तो केंद्रक के चारों ओर पाई जाती है, इसमें केंद्रक झिल्ली कोशिका के चारों ओर पाई जाती है, इसमें कोशिका झिल्ली, ठीक। और इसके बीच में आपके सब द्रव्य भरा हुआ होता है। क्या भरा हुआ होता है? द्रव्य। तो इस द्रव्य को कोशिका द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य। अब इस कोशिका द्रव्य को आप जीव द्रव्य कब कहोगे? क्या कहोगे? जीव द्रव्य। तो जब इसके अंदर से विभिन्न कोशिकाओं को हटा दोगे, उनको वहां से निकाल दोगे, तो उसको जीव द्रव्य कहेंगे। क्या कहेंगे? जीव द्रव्य। तो इसके अंदर विभिन्न कोशिकाएं होते हैं। तो चलो मैं ये कुछ बना देता हूं ऐसे, ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये हरित लवक होता है, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। इसी प्रकार से ये इससे जुड़ी हुई ईआर होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। शॉर्ट लिख देता हूं आपको, ठीक है। इसको न्यूक्लियस एन से लिखते हैं, इसको ईआर से लिखते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। गोल्गी बॉडी को जी से लिखते हैं, ये इसके लिए। लाइसोसोम को एल से लिखते हैं, लवक प्लास्टिड पी से लिखते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को एम से लिखते हैं और रसदानियों को वैक्यूल बी से लिखते हैं। एक इसके अंदर रह गया था बेटा राइबोसोम, बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर भी रह गया, किसी कारण से दिमाग में नहीं आया। राइबोसोम एक और इसके अंदर होता है राइबोसोम, और ये आपके प्रोटीन बनाने का कार्य करता है। प्रोटीन यहीं पर बनता है, इसलिए इसको प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। तो राइबोसोम, राइबोसोम, ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ठीक। तो इस प्रकार से ये गोल्गी भी बना दो इससे जुड़ी हुई, ये जी और ये ई आर, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट मैंने बना दी, ये कुछ रसदानियां बना दी, छोटी छोटी होती है, वैक्यूल बी। शॉर्ट ठीक है बेटा, मैंने इनके सारे शॉर्ट सामने यहाँ लिखे हुए हैं, ठीक है। ये बना दी। इसी प्रकार से पादप में भी होती है। अंतर इतना होता है कि यहाँ हरित लवक आ जाता है और यहाँ पर हरित लवक बना दिया। चलो इसको हटा देते हैं यहाँ से। हरित लवक यहाँ नहीं होता क्योंकि जंतु कोशिका है। जंतुओं में हरित लवक हो जाएगा तो कुछ भी नहीं करना है, पानी पीते रहो, खनिज लवण लेते रहो और सूर्य के प्रकाश में खड़े रहो। अपने शरीर में भोजन बनता जाएगा और अपने को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। रोटी वगैरह बनाने की सब झंझट खत्म। तो ये बेटा होता है, ये जंतु कोशिका है, जंतु कोशिका, एक साधारण जंतु कोशिका, और ये होती है पादप कोशिका, ठीक। यहां तक हमने इसको पढ़ा। फिर कोशिका द्रव्य हो जाने के बाद अपन विभिन्न कोशिकाओं के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो कोशिकाएं क्या होते हैं, कोशिकाओं के कौन से कोशिकाएं हैं, उनके क्या क्या कार्य, उनकी खोज किसने की, ये सब कुछ अपन कल करेंगे,
नेक्स्ट आगे कोशिकांग, क्या पढ़ेंगे? कोशिकांग। तो शरीर के विभिन्न कोशिकांग जितने भी हैं वो उन